नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दूधावा साइंस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, रोचक और एक्साइटेड है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। विद्युत धारा एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमारी जिज्ञासा बढ़ती जाती है कि क्या चीज़ें कैसे काम करेंगी, क्या होता है, अगर विद्युत नहीं होती तो क्या होता। ठीक है, तो बात करते हैं हम कि जैसे कोई भी वस्तु है, उसका एक सिरा हम अगर गर्म करते हैं, अगर ये सिरा हम गर्म कर लेंगे तो धीरे धीरे ऊष्मा का प्रवाह इधर की तरफ यानी ठंडे स्थान की तरफ होता चला जाएगा, जिससे कि स्पष्ट होता है कि जो विभव होता है, ऊष्मा होता है, ऊष्मा का संचरण उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ होता है। बात करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा की। विद्युत धारा विद्युत धारा क्या है? इसमें किस चीज का प्रवाह होता है जिसके कारण हमें धारा प्राप्त होती है, किस चीज पर ये डिपेंड करता है। तो किसी स्थान विशेष से, किसी धारावाही चालक के किसी बिंदु से, देखिए माना ये हमने कोई धारावाही चालक ले लिया, मान लेते हैं यहाँ पर ये कोई बिंदु है, तो इस बिंदु से धारावाही चालक के किसी बिंदु से एक निश्चित समय में आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यानी निश्चित समय में आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, और विद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं। I से, कैपिटल I से विद्युत धारा को हम इंडिकेट करते हैं। तो परिभाषा से स्पष्ट होता है कि किसी निश्चित बिंदु पर, धारावाही चालक के किसी निश्चित बिंदु पर जो आवेश होते हैं को एक निश्चित समय में गुजरना क्या कहलाता है? धारा। इसको हम सीधे तौर पर बोल सकते हैं कि जो आवेशों के प्रवाह की दर होती है, तो आवेशों की जो प्रवाह की दर होगी वो समय के सापेक्ष ली जाएगी। जो दर होती है वो हमेशा किसके सापेक्ष ली जाती है? समय के सापेक्ष। तो आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो क्या हो गया? T समय और Q आवेश। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से। देखिए, ये किसी धारावाही चालक पर दो बिंदु है, यहाँ पर अलग समय है और यहाँ पर अलग समय है। तो धारावाही चालक में एक निश्चित समय अंतराल के मध्य में अगर निश्चित आवेशों का प्रवाह हो जाता है तो वो औसत धारा, देखिए अभी यही परिभाषा है ये वाली, यानी कि एक निश्चित समय में किसी बिंदु से बिंदु के मध्य आवेशों का जो प्रवाह होता है उसे भी हम क्या कहते हैं? धारा। ठीक है, आवेश क्या होता है? आवेश में क्या काम करता है? तो आवेश होते हैं इलेक्ट्रॉन। आवेशों में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। देखिए, जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, किसमें? 9th क्लास में भी आपको बताया गया होगा, 10th क्लास में भी जब आप रसायन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें देखेंगे आप, परमाणु वाला टॉपिक है जो, उसमें जो अणु होते हैं वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और परमाणुओं के नाभिक में क्या क्या पाया जाता है? देखिए, अणु की संरचना परमाणुओं से मिलकर बनती है, और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, तीन चीजें पाई जाती है। जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पर ऋणात्मक आवेश होता है, और जो प्रोटॉन होता है इस पर धनात्मक आवेश होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है, ये न्यूट्रॉन इन दोनों के बीच की कड़ी होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की कड़ी होता है न्यूट्रॉन, तो इस पर कोई आवेश नहीं होता। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर
आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। आवेश क्या होता है, किसी बिंदु पर एक समय में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आवेश Q यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, जो करेंगे हम n से, जो काउंटेबल होते हैं उनको n से प्रदर्शित करेंगे हम। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी Q क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनों पर आवेश की, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है किसी बिंदु पर, वो आवेश कहलाते हैं। ठीक है, तो इससे हमारी नई परिभाषा निकल के आ गई विद्युत धारा की, I बराबर NE/T। देखिए क्यों से कि किसी समय में किसी परिपथ के बिंदु मात्र से होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा। ठीक है, इसके बाद हम इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा। देखिए, किसी बिंदु से अगर एक आवेश गुजरता है 1 सेकंड में, तो उस बिंदु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। देखिए, किसी बिंदु पर एक आवेश Q बराबर 1, और आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम है ना। और जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, अभी हमने बात की थी 1.6 गुणा 10⁻⁻19। तो हमें क्या करना ज्ञात है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो Q बराबर Ne। ठीक है, तो Q बराबर 1 N, और आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। इसको यहाँ पर पक्षांतरण कर देते हैं, तो N बराबर हो गया 1/1.6 गुणा, इसको ऊपर ले आते हैं हम, और 1 0 यहाँ पर, इसका भी ये कट के यहाँ पर क्या हो जाएगा ये। तो जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो होगी 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि जो एक आवेश होता है 1 सेकंड में, अगर एक आवेश गुजरता है तो उस आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है 6.25 गुणा 10⁻18। इसके बाद बात करते हैं हम विभव की। हमने अभी थोड़ी देर पहले सुना था, मैंने बोला था कि जो उच्च विभव होता है, उच्च तापमान होता है, उस ऊष्मा का संचरण निम्न तापमान की तरफ चला जाता है। जैसे उच्च विभव के किसी वस्तु से जो विभव होगा वो निम्न विभव की वस्तु की तरफ क्या होगा, ऊष्मा का संचरण होगा या फिर आवेशों का संचरण होगा। ठीक है, तो विभव क्या है, किसी परिपथ में अनंत से किसी बिंदु तक तो आवेशों को लाने के लिए जो कार्य किया जाता है वो विभव कहलाता है। देखिए, ये कोई परिपथ है, इसका ये बिंदु A ले लिया हमने, ये ले लिया B, और जो B स्थित है वो अनंत पर स्थित है। तो अनंत से बिंदु A तक किसी आवेश को लाने में जो इसके द्वारा कार्य किया जाएगा, आवेश को लाने में इसके द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो विभव कहलाता है। और जो विभव को जो हम प्रदर्शित करते हैं वो करते हैं B से, यानी इसको विभव को इंडिकेट करते हैं हम B से। तो इसको लाने में जो कार्य किया जाता है वही क्या है, विभव। अब विभवांतर क्या है, विभव के बाद बात आती है विभवांतर की, यानी कि दो वस्तुओं के मध्य, मतलब दो परिपथ में किसी दो बिंदुओं के मध्य
आवेशों को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसको विभवांतर कहते हैं। विभव और विभवांतर दोनों का ही जो इंडिकेट करने का वो है एक ही है, बी। अंतर आ रहा है क्योंकि इसमें अंतर आ रहा है, इसलिए अंतर करने के लिए इसके आगे क्या लगा देते हैं, डेल। तो डेल बी। आगे बात करते हैं, कोई परिपथ है, इसमें दो बिंदु है ए और बी। तो ए बिंदु से बी बिंदु तक आवेशों को ले जाने के लिए जो कार्य किया जाएगा उसको विभवांतर कहेंगे हम। ठीक है, तो ए बिंदु ए पर विभव क्या होगा, बी ए, और बिंदु बी पर विभव होगा बी वी, बराबर कार्य डब्लू और आवेश क्यू। यानी कि बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य आवेश को विभवांतर कहलाएगा। माना कि जो बिंदु बी है ये यहाँ पर अनंत पर रखा हुआ है, यानी कि किसी बिंदु से अनंत तक ले जाने के लिए विभव, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, बी ए माइनस वी इंफिनिटी बराबर डब्लू बटे क्यू, यानी कार्य बटे आवेश। तो जो अनंत होता है, अनंत पर विभव का मान शून्य होता है। इसी परिपथ में अनंत पर विभव का मान शून्य होता है। देखिए, चूंकि बी इंफिनिटी बराबर 0, देन बी ए बराबर डब्लू अपॉन क्यू। ठीक है, ये आ गया। अगर हम यहाँ पर बात करें सिर्फ एक आवेश को ले जाने की, यानी Q बराबर 1, आवेश कांस्टेंट ले ले या नियत ले ले या 1 मान ले, तो जो BA होता है वो किसके बराबर होता है, W के। यानी कि अनंत पर किसी एक आवेश को अनंत तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है W, वो एक निश्चित बिंदु जो हम मान लेते हैं, पहला जो बिंदु होता है प्रारंभिक बिंदु के विभव के समान होता है। देखिए फिर से कि अनंत तक किसी एक आवेश को अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य प्रारंभिक बिंदु पर विभव के मान के बराबर होता है। ठीक है, देखिए इसके साथ ही हम जो परिपथ से संबंधित जितने भी जो प्रतीक चिन्ह है उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो पहला होता है कुंजी। कुंजी को हम स्विच की भी बोल सकते हैं। तो इसका कार्य क्या होता है, परिपथ में धारा प्रवाह को अवरुद्ध करना, रोकना या प्रवाहित करना या चालू करना। ठीक है, इसके बाद दूसरी बात आती है किसकी, बैटरी। बैटरी में एक तो ये बड़ा होता है और एक छोटा होता है। छोटा होता है उसे ऋणात्मक और जो बड़ा होता है उसे धनात्मक सिरा कहेंगे। जो इसको हम जो बड़ा सिरा होता है वो धनात्मक होगा, छोटा सिरा ऋणात्मक होगा। अब देखिए यहाँ से एक रोचक तथ्य यहाँ से देखने को मिलता है, जो ये छोटा सिरा होता है ना इसका बैटरी का, वो निम्न विभव प्रदान करता है, निम्न विभव यानी लो पोटेंशियल। ठीक है, और जो इसका उच्च सिरा होता है वो उच्च विभव प्रदान करता है। ठीक है, जो उच्च सिरा होता है, बड़ा सिरा होता है, ये उच्च विभव प्रदान करता है, जो छोटा सिरा होता है ये निम्न विभव प्रदान करता है। यहीं से देख लीजिए, हमें जो परिपथ में विभवांतर होता है वो बैटरी ही हमें प्रदान करती है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। जो विभवांतर होता है हमें देख लीजिए, ये कोई धारावाही चालक है। ठीक है,
ये हमने बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पर माना कि विभव बी है और यहाँ पर इस बिंदु पर भी 0 मान लेते हैं, इस बिंदु पर भी 0 मान लेते हैं, इस पर भी बी होगा। तो देखिए आप लोग, यहाँ पर बी है, यहाँ पर 0 है, इनका विभवांतर क्या होगा, बी माइनस 0 बराबर बी होगा। तो इससे अपन को देखने को मिल रहा है सीधे से कि जो बैटरी होती है, ये बैटरी ही हमें विभवांतर प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, फिर से बना देता हूं। बैटरी के बाद तीसरा आता है रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक। प्रतिरोध या प्रत्यावर्ती प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध या प्रत्यावर्ती प्रतिरोध। ठीक है, जो अपन लगाते हैं, अभी अपन प्रतिरोध की आगे बात करने वाले हैं, जो इसको हम R से इंडिकेट करेंगे। प्रतिरोध को धारा नियंत्रक भी कहते हैं हम। इसके बाद चौथा बिंदु आता है हमारा वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर का ये एक घड़ी होती है। ये घड़ी के रूप में होता है। आपने देखा होगा जो अपन जो मोटर चलाते हैं, पंप सेट पानी निकालने के लिए, उसमें के जो स्टार्टर होता है, ठीक है, उसको जो नियंत्रित करता है उस पर दो घड़ी लगी हुई होती है। एक में तो ए लगा हुआ होता है, ए लिखा हुआ होता है, और दूसरी में बी। जो ये बी लिखा हुआ होता है ये वोल्टमीटर को प्रदर्शित करता है, और ये किसको देखता है, विभव का मापन करता है। ठीक है, इसके बाद अगला आता है अमीटर। ठीक है, अमीटर का जो प्रतीक होता है वो ए होता है, प्लस माइनस, यानी जो ए लिखा होता है वो तो अमीटर का होता है, और ये किसका नाप करता है, माप लेता है धारा को अपन को प्रदर्शित करता है, और जो भी होता है ये होता है किसका, वोल्टमीटर का। इसके बाद बात करते हैं विद्युत बल्ब की। इस तरह से प्रदर्शित करते हैं हम इसको, विद्युत बल्ब को। ठीक है, विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, Q/T। तो विद्युत धारा का हम मात्रक निकालेंगे तो Q का मात्रक क्या होता है, कूलम, और समय का T को हम किस में मापते हैं, सेकंड में। ठीक है, तो कूलम प्रति सेकंड, यानी इसको हम I बराबर एम्पियर। ठीक है, एम्पियर में तो एक एम्पियर की परिभाषा क्या है, एक एम्पियर की परिभाषा होती है एक सेकंड, किसी धारावाही चालक के किसी बिंदु से एक सेकंड में अगर एक कूलम आवेश गुजरता है तो हमें एक एम्पियर धारा प्राप्त होती है। ठीक है, तो एक एम्पियर बराबर एक कूलम आवेश बटे एक सेकंड, यानी एक सेकंड में एक कूलम आवेश प्राप्त होता है, तो क्या होता है, एक एम्पियर। इसके बाद बात करते हैं हम एक मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर, एक मिली एम्पियर बराबर होता है कितना, 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, और जो एक माइक्रो एम्पियर,
1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁻⁶ एम्पियर पे। इसके बाद बात करते हैं प्रतिरोध की। प्रतिरोध नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, यानी कि अवरोध, रुकावट। ठीक है, तो प्रतिरोध क्या होता है? किसी भी कार्य में रुकावट को हम प्रतिरोध का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो 1826 में एक वैज्ञानिक हुए थे, जॉर्ज सैम ओम। जॉर्ज सैम ओम 1826 में इन्होंने जो ये घटनाएं होती हैं इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित, इन्होंने देखा और सर्च किया, मतलब रिसर्च किया इस चीज पर कि जो किस तरह से धारा विभव पर आश्रित है, या किस तरह से धारा विभव एक दूसरे के साथ कार्य करते हैं। तो इन्होंने पाया, जो 1826 में इन्होंने को अपनी रिसर्च के जरिए पाया कि जो विद्युत विभव होता है वो धारा के समानुपाती होता है, यानी कि जितना हम धारा का मान बढ़ाएंगे उतना ही जो विभव का मान धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। इसी को इन्होंने ओम का नियम नाम दिया। इन्होंने कहा कि किसी परिपथ में जो विद्युत धारा होती है वो उसमें उत्पन्न होने वाले विभव के समानुपाती होता है, विभव के समानुपाती होता है। तो जॉर्ज सैम ओम यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने ये भी बता दिया कि जो ये धारा पर प्रभाव पड़ता है विभव का, ये तभी समानुपाती होंगे जब दोनों उस परिपथ का ताप, दाब, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी वो परिपथ के तार की मोटाई एक स्थिर रहे, उनमें कभी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जॉर्ज सैम ओम ने क्या कहा कि जो विभव होता है वो धारा के समानुपाती होता है, लेकिन तभी जब धारावाही चालक का ताप, दाब, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, लंबाई स्थिर हो, यानी उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो। ठीक है, बी समानुपाती आई, तो समानुपाती नियतांक को जब हम हटाएंगे तो आर हो जाए, आर हमें मिल जाएगा। और जो ये आर है ये प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। आर क्या है? प्रतिरोध। ठीक है, तो आई बराबर बी बटे आर। और जो ओम का नियम होता है, जो ओम जो आर है, आर क्या है? प्रतिरोध। और प्रतिरोध का जो इकाई होती है, प्रतिरोध की इकाई, उसको ओम से इंडिकेट करते हैं। किससे? ओम से। V बराबर आई आर, यानी कि इससे स्पष्ट हो रहा है कि यदि हम किसी परिपथ में 1 एम्पियर, किसी परिपथ में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करते हैं और जो विभव का मान है वो भी 1 होता है, क्योंकि धारा जितनी प्रवाहित करेंगे उतना ही विभव होगा। तो जितना हम धारा प्रवाहित करते हैं, अगर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर उत्पन्न होने वाला प्रतिरोध 1 ओम होगा। यानी कि किसी परिपथ में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा वो 1 ओम होगा। यही 1 ओम की परिभाषा है। ठीक है, अब इसी से हम देखते हैं V बराबर आई आर। ठीक है, विभव और धारा के मध्य जब हम ग्राफ लेते हैं
तो जैसे जैसे विभव का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही क्या है, धारा का मान भी बढ़ता जाएगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो विभव और धारा का मध्य ग्राफ लेंगे हम, धारा और विभव, तो अगर यहाँ ये मूल बिंदु है, अगर एक इकाई हम इसको बढ़ाते हैं धारा को, तो एक इकाई धारा कहाँ बढ़ेगी, यहाँ तक, तो इसी के साथ ही उतना ही विभव बढ़ेगा, तो एक इकाई विभव बढ़ गया। इन दोनों का जो मध्य बिंदु होगा यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से 2 इकाई लेने पर यहाँ, 3 इकाई लेने पर यहाँ, जब इन सभी बिंदुओं को हम आपस में मिलाते हैं तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। यानी कि विभव और धारा के मध्य अगर हम ग्राफ खींचें तो हमें कैसी रेखा प्राप्त होती है, सीधी रेखा प्राप्त होती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम प्रतिरोध पर। प्रतिरोध किसी भी चालक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। और उस चालक में जो ये गोल घेरे हैं, जो गोल घेरे प्रदर्शित करते हैं वो रिक्तियों को प्रदर्शित करते हैं, और जो गहरे काले बिंदु प्रदर्शित कर रहे हैं, किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को। जो चूंकि किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होते हैं और ये मुक्त अवस्था में गति करते हैं, लेकिन जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या ये धारा के विपरीत दिशा में गमन करना प्रारंभ कर देते हैं। देखिए ये कोई धारावाही चालक है और इस धारावाही चालक में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करवाएं, ठीक है, बैटरी का ये ऋणात्मक सिरा, ये धनात्मक सिरा, जब धारा प्रवाहित होगी तो धनात्मक सिरे से ऋणात्मक की ओर होती है धारा हमेशा प्रवाहित, ठीक है। तो धारा प्रवाहित होगी तो किधर की तरफ होगी, इधर की तरफ, ठीक है। तो धारा प्रवाहित धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की तरफ गमन करती है। तो जो इलेक्ट्रॉन है इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन धारा के विपरीत गमन करते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ गमन करते हैं, धारा के विपरीत दिशा में। तो जो इलेक्ट्रॉन, जो रिक्तियां हैं उस स्थान पर तो इलेक्ट्रॉन अपने जमा हो जाते हैं, ठीक है, रिक्तियों के स्थान पर तो, लेकिन जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस स्थान पर जमा होना प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है। देखिए ये कोई हमने एक सीमा ले ली जिससे कि हम इसको प्रदर्शित कर सकें। तो जो इलेक्ट्रॉन है इससे इधर की तरफ जब गमन करना प्रारंभ कर देंगे तो रिक्तियों के भर जाने के पश्चात उस स्थान पर इलेक्ट्रॉनों का जमा होना प्रारंभ हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों का जमा होना प्रारंभ हो जाएगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब इलेक्ट्रॉन गमन करना बंद कर देंगे और उस जगह पर इकट्ठे इतने जमा इतने हो जाएंगे कि और इलेक्ट्रॉनों को निकलने के लिए जगह नहीं बचेगी, यानी उस जगह पर मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। तो जो मार्ग अवरुद्ध हो जाता है वही प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, प्रतिरोध। जो प्रतिरोध है ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ कैसा है, उसकी लंबाई क्या है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है। देखिए प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता, ठीक है। प्रतिरोध की निर्भरता की अगर हम बात करें तो प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध निर्भर करता है, पहला तो है पदार्थ का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या धारावाही चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। हम जो धारा प्रवाहित होती है जिन केबलों को देखते हैं उनमें छोटे छोटे तार होते हैं, पतले पतले, ठीक है। तो वो तार होते हैं, उन तारों की मोटाई और लंबाई पर जो प्रतिरोध निर्भर करता है,
ठीक है। तो प्रतिरोध की निर्भरता पहला है लंबाई पर, ठीक है। तो जैसे जैसे धारावाही चालक के तार की लंबाई हम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे प्रतिरोध का मान भी बढ़ता जाता है, ठीक है। यानी कि इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो प्रतिरोध होता है वो धारावाही चालक के लंबाई के समानुपाती होता है, ठीक है। जो प्रतिरोध होता है वो धारावाही चालक की लंबाई के कैसे होता है, समानुपाती। यानी कि जैसे जैसे हम धारावाही चालक की लंबाई बढ़ाते जाएंगे, विद्युत परिपथ के तार की लंबाई बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे जो प्रतिरोध का मान भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो पहला हो गया धारावाही प्रतिरोध धारावाही चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, ठीक है। दूसरी बात है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। काट का क्षेत्रफल यानी कि जो तार होता है उसकी मोटाई और उसके क्षेत्रफल, ठीक है। तार की मोटाई से उसका क्षेत्रफल देख सकते हैं हम। तो जो अनुप्रस्थ काट का तार होता है उसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है उस पर भी क्या है, प्रतिरोध निर्भर करता है, ठीक है। देखिए तार जितना मोटा होगा ये उसका क्या है, सामने से जो हम देखते हैं तार को इसी तरह तो होता है तार, ठीक है। और जो लंबा वो जो होता है इस तरह से होता है लंबाई में, ठीक है। तो लंबाई इस सिरे को अपन देखेंगे तो ये इस तरह से तो नजर आएगा, इस तरह से नजर आएगा। तो ये क्या होता है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जो तार होता है तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी कि जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रम के समानुपाती होता है, ठीक है। देखिए इस तरह से समीकरण 2। अब हम बात करते हैं समीकरण 1 और 2 दोनों को मिलाने पर, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 व 2 से एक साथ अगर हम बात करते हैं तो जो R जो है L के समानुपाती और A के व्युत्क्रमानुपाती नजर आ रहा है। यानी A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, L चालक तार की लंबाई। तो हम समानुपाती नियतांक को हटाते हैं यहां से, तो जो K है, K क्या है, इसका नियतांक है। और जो K है इसको हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, ठीक है। जो समानुपाती नियतांक घटाया हमने तो यहाँ पर एक K क्या ले लिया, नियतांक ले लिया। और जो ये लिया नियतांक ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध तार का। यानी इसको अब हम समीकरण को A को यहाँ पर पक्षांतरण कर देते हैं, K का मान निकालते हैं जब हम विशिष्ट प्रतिरोध का, तो R A अपॉन L। यानी जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल गुणा प्रतिरोध बटे लंबाई के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध का हम क्या निकालेंगे, मात्रक निकालेंगे। तो R का मात्रक ओम, ठीक है। और जो क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, मीटर स्क्वायर, मीटर का वर्ग। लंबाई को हम लेते हैं मीटर में, ठीक है। तो मीटर चूंकि यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो मीटर से मीटर कट जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद इसका जो मात्रक बचेगा वो बचेगा ओम गुणा
मीटर। यानी कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम गुणा मीटर। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आगे हम बात करेंगे प्रतिरोधकता की निर्भरता पर, और इसके अलावा जो संयोजन होता है, जो प्रतिरोध का संयोजन होता है उसके बारे में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।